हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन भारत के टॉपिक नंबर 2 को करने वाले हैं। इससे पहले टॉपिक नंबर 1 कर चुके हैं हम लोग। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक है नगर जीवन का आरंभ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने जिस नगर की खोज हुई और जो रावी नदी तट पर स्थित था वह कौन था? आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा। व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थल की खोज सिंधु वर्तमान पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में हुई। पुरातत्वविदों ने इन प्राचीन नगरों की सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया है, क्योंकि ये दोनों नगर इसी तरह की संस्कृति वाले अन्य स्थल सिंधु घाटी में मिले थे। फिर है, हड़प्पा संस्कृति समूचे सिंध तथा बलूचिस्तान में और लगभग पूरे पंजाब यानी पूर्वी और पश्चिमी हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। इस संस्कृति को लगभग 2500 ईसा पूर्व में यानी आज से लगभग 4500 वर्ष पहले महत्व प्राप्त हुआ था। उस समय मिस्र में पिरामिडों का निर्माण करने वाले फराओं यानी प्राचीन मिस्र के राजाओं की उपाधि की सभ्यता थी। सेकंड है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। व्याख्या है, पुरातत्वविदों ने भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में अन्य स्थानों की खोदाई करके सिंधु सभ्यता के नगरों से मिलते जुलते कई नए नगर खोज निकाले हैं। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को अब हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इन नगरों में रहने वाले लोग का जीवन हड़प्पा वासियों से मिलता जुलता रहा है। ये नगर पंजाब में रोपर तथा हरियाणा में राखीगढ़ी, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा, अहमदाबाद के पास लोथल और राजस्थान में कालीबंगा थे। इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसका विस्तार सिंधु घाटी के पार भी हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सही है। मोहनजोदड़ो में मकान ईंटों के बने होते थे और उनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। यह भी सही है। मोहनजोदड़ो के निचले नगर में सड़कें सीधी जाती थी और एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। व्याख्या है, सिंधु सभ्यता घाटी के प्रमुख स्थल थे तो पंजाब में रोपर था, हरियाणा में राखीगढ़ी, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा, अहमदाबाद के पास लोथल और राजस्थान में कालीबंगा थे। मोहनजोदड़ो का निचला नगर बढ़िया योजना तैयार करके बनाया गया था। मुख्य सड़क करीब 10 मीटर चौड़ी थी, जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर है। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। सड़क की नाली सड़क के किनारे किनारे चलती थी और उसके दोनों ओर ईंटें लगी होती थी ताकि उसे साफ रखा जा सके। कुछ नालियां पत्थर की पट्टियों से ढकी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की स्त्रियों के वस्त्र एवं आभूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन है 3 वो दिया गया है कथन, उसमें से सही को बताना है। पहला, स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद के से कसा रहता था। सही है ये। फिर स्त्रियों को अपने केस तरह तरह से संवारने का भी शौक था। ये भी सही है। स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है, डी। व्याख्या है, हड़प्पा संस्कृति के लोग कपड़ा बुनना जानते थे। मिट्टी से जो तकुए मिले हैं उनसे पता चलता है कि बहुत सी स्त्रियां घर पर सूत काट लेती थी। कपड़े सूत होते थे, यद्यपि उनका भी इस्तेमाल होता था। स्त्रियां अपने केसों को भांति भांति से गूंथती और कंगों से सजाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था।
आभूषण क्वार्टर्स और सीप की गुड़िया के बने होते थे, परंतु अमीरों के लिए सोने और चांदी के बनाए जाते थे। पांचवा नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा कौन सा सही है, सही को बताना है। तो ये स्टीएटाइट या पत्थर की बनी चपटी आयताकार मोहरे है। क्या यह सही है? मोहर के एक तरफ सांड या एक सिंह वाला पशु या एक हाथी या किसी दृश्य की आकृति है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है कि मोहरों पर बने आकृति के ऊपर चित्र संकेतों की पंक्ति है। हड़प्पा संस्कृति लोग इन चित्र संकेतों का लिपि के रूप में इस्तेमाल करते थे। व्यापारी लोग इन मोहरों का उपयोग शायद माल की गठरियों पर ठप्पा लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का स्थल, जहां खुदाई में एक डॉक या नौका गोदी मिली है, जहां से माल नौकाओं पर लादकर भेजा जाता था और बाहर से आने वाला माल यहां उतारा जाता था। वह स्थल है लोथल। सिंधु सभ्यता काल में सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों के लोगों के साथ हड़प्पा संस्कृति के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। वे एक जगह से दूसरी जगह बराबर माल भेजते थे। मोहनजोदड़ो में बनी मोहरे तथा अन्य छोटी चीजें इराक के स्थलों से मिली है। लोथल, जहां खुदाई में एक डॉक या नौका गोदी मिली है। हड़प्पा संस्कृति के लोग के उत्तरी अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। अफगानिस्तान से खूबसूरत नीली लाजवर्त पत्थर का आयात किया जाता था। नेक्स्ट है तीसरा टॉपिक है वैदिक युग का जीवन। प्रश्न है पहला, आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार व्यक्त कीजिए और सही कथन को बताना है। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे, धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में आबाद हो गए। बिल्कुल सही है। आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे। वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे, ये भी सही है। आर्यों के बाहर में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिलती है जिनकी उन्होंने रचना की थी, तो यह कथन भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दिल्ली के उत्तरी प्रदेश के पास सरस्वती नदी बहती थी, परंतु इस नदी का जल धीरे धीरे सूख गया। यहाँ आर्यभाषी लोग सालों तक रहे और यहीं पर उन्होंने अपने सूक्तों का संग्रह कर ऋग्वेद तैयार किया। फिर आराम में पशुपालन ही उनका जीविका का साधन था। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। धीरे धीरे वे अस्थायी रूप से गांवों में बसने लगे और पूरी तरह किसान बन गए। आर्यों के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिलती है जिनकी उन्होंने रचना की थी और जिन्हें कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने के बाद अंत में लिपिबद्ध किया गया। आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी। आंसर हो जाएगा देवताओं की स्तुति के लिए। व्याख्या है, आर्यों ने अपने देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की। उन्होंने अपने धार्मिक अनुष्ठान, कार्यों और पूजा पाठ के बारे में नियम बनाए। इनकी जानकारी 4 वेदों से मिलती है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद तथा चौथा है अथर्ववेद। इन सभी से जानकारी मिलती है। तीसरा क्वेश्चन है, सभा और समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो आइए कथन को देखते हैं। कथन है, पहला, समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय नहीं दे सकता था। क्या यह सही है? तो यह गलत है। सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी, यह बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। आइए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है, राजा कबीले की इच्छा के अनुसार शासन करता था
और उसमें कई व्यक्ति उसकी मदद करते थे। राजा कबीले की इच्छा के अनुसार शासन करता था, लेकिन उसमें कई व्यक्ति उसमें मदद करते थे। योद्धाओं का एक नायक होता था। योद्धा का क्या होता था? तो एक नायक होता था जिसे सेनानी कहते थे। फिर एक पुरोहित होता था जो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कराता था और उसे सलाह देता था। राजा दूतों के जरिए नजदीक के गांवों में बसे हुए अपने कबीलों के लोगों के संपर्क में स्थापित करता था। राजा गांव के मुखिया से भी सलाह मशविरा करता था। राजा है जो मुखिया से भी सलाह मशविरा करता था। यदि किसी अत्यधिक महत्व के मामले पर विचार करना होता था तो राजा समूचे कबीले की सलाह लेता था। ये संस्थाएं समिति और सभा कहलाती थी। समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय दे सकता था, अतः कथन 1 गलत है। सभा में चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। कथन 2 सही है। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका व्यवसाय था पशुपालन। वे पशु को पालते थे। व्याख्या है, आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे। खानाबदोश का अर्थ हुआ कि आज यहाँ तो कल वहां, मतलब अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकते थे। वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे, यही उनका जीविका का साधन होते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और धीरे धीरे वे अस्थायी रूप से गांवों में बसने लगे और पूरी तरह किसान बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। वैदिक काल में लोहे के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। इसमें पहला कथन है, भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले शुरू हुआ था। यह सही है। इससे बने औजारों से गंगा की घाटी के घने जंगलों को साफ किया गया। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या है, वैदिक काल में कृषि के अलावा पशुपालन, मछली मारना, धर्म कर्म, धातु कर्म, बढ़ईगिरी, चमड़े का काम गांव के सामान्य व्यवसाय थे। धातु कर्मकारों को एक नई धातु मिल गई थी, लोहा। लोहे के उपयोग ने जीवन को सुगम बना दिया। लोहा कठोर और मजबूत होने के कारण औजार तथा हथियार बनाने के लिए तांबे या कांसे से बेहतर था। सबसे पहले लोहे का उपयोग तीर के नोकों, भाले के नोकों और तलवारें और चाकू जैसे हथियारों में हुआ। बाद में लोग लोहे की कुल्हाड़ियां बनाने लगे। अंत में हल के लिए लौह के फाल भी बनाए गए। इससे इस क्षेत्र की भारी मिट्टी में खेती की उन्नति में वृद्धि हुई। अब है मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, पहला का है दयो। दयो का क्या होगा? आकाश हो जाएगा। फिर है सवित। सवित का होता है सूर्य के प्रेरक शक्ति का देवता, यानी 4 नंबर का। सी का हो जाएगा 2, अग्नि आग का देवता होते थे। और उषा, उषा मतलब सुबह, सुबह है या प्रातः काल की देवी थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या है, आर्यों के अनेक देवता थे। सूर्य, नक्षत्र, वायु, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, नदियां, पर्वत आदि प्रमुख प्रकृति की शक्तियां देवी देवता बन गई। इंद्र वर्षा, तूफानी और युद्ध का देवता थे। देवताओं को मानव रूप समझा जाता था, परंतु वे अलौकिक और अति शक्तिशाली थे, इसलिए लोग उनसे डरते थे। यह समझा जाता था कि देवता स्त्री पुरुषों पर कृपा करते हैं, परंतु जब वे स्पष्ट हो जाते हैं तो उनका क्रोध भयानक होता है और तब उन्हें संतुष्ट करना होता है। इंद्र उनका सबसे प्रिय देवता था, क्योंकि वह पराक्रमी था और आर्यों के शत्रु तथा राक्षसों का विनाश करने में समर्थ था। नेक्स्ट टॉपिक है भारत 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। पहला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणराज्य ऐसा शासन था जिसमें शक्ति परिवारों और कुलों के प्रमुख के हाथ में रहती थी। सही है।
गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था, ये भी सही है। शाक और लिच्छवी वंश के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब सही है। मगध के राजा बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। लगभग 542 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा बना। उसने पड़ोसी राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े। मगध राज्य में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था। हथियारों और औजारों के लिए उस समय इस धातु का बड़ा महत्व था। फिर है मगध के दक्षिण पूर्व में अंग राज्य था। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत लिया था। यानी कथन 1, कथन 2, कथन 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्याख्या है, बिंबिसार ने विभिन्न उपायों से मगध को शक्तिशाली राज्य बना दिया। उस समय जमीन को साफ करने तथा उसे जोतने के लिए, साथ ही अन्य शिल्पों में इस्तेमाल होने वाले औजार बनाने के लिए लोहे का व्यापक इस्तेमाल होता था। इससे मगध की शक्ति और संपत्ति में वृद्धि हुई। इस समय गंगा के मैदान पर अधिकांश व्यापार नदियों के रास्ते होता था। नौकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान का माल ढोती थी। शीघ्र ही नदी पर मगध का अधिकार हो गया। अंगराज्य में गंगा के तट पर चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। अंगराज्य में गंगा के तट पर चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहां से जहाज गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ दक्षिण भारत को जाते थे। दक्षिण भारत से यह जहाज मसाले और मनी मानिक लेकर लौटते थे, जिनसे मगध धनवान बन गया था। पटना के पास राजगीर में मगध की राजधानी थी। पहाड़ियों से घिरा हुआ यह एक सुंदर नगर था। पुरातत्वविदों द्वारा खोदे गए इस नगर के कुछ अवशेषों को अब भी देखा जा सकता है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आंसर हो जाएगा बी। व्याख्या है, अजातशत्रु ने अपने पिता का वध किया। यह मगध को और शक्तिशाली बनाना चाहता था, परंतु वह सोचता था कि अपने सभी पड़ोसी राज्यों को जीतने पर ही यह संभव हो सकता है। इसलिए उसने अपने मामा केशलराज पर हमला कर दिया। बजियों का गणराज उत्तर बिहार में था। उसने बजियों पर भी आक्रमण किया। यह युद्ध कई सालों तक चला। अंत में इसकी विजय हुई और उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। इसकी हत्या इसके पुत्र उदय ने कर दी थी। चौथा प्रश्न है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में राजा की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना और सही को बताना है। राजा अब एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था। अब वह समाज और धर्म का रक्षक था, सही है। राजा अब राज्य का प्रतीक बन गया, अतः राजा की स्थिति शक्तिशाली हो गई, ये भी सही है। राजा शान शौकत से बड़े महल में रहता था और सेवकों तथा अधिकारियों से घिरा रहता था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब सही है। व्याख्या है, राजतंत्र के मामले में ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई समान पुरुष न होकर देवता के समान है और ब्राह्मण ही कुछ अनुष्ठान करके राजा को दैवी शक्ति तथा गुणों से संपन्न बना देते थे। इस प्रकार राजा बहुत शक्तिशाली हो गया। फिर राज्य में जिस प्रकार का शासन स्थापित हो गया था उसके बारे में दलील दी जाती थी कि राजा समाज की रक्षा करता है, इसलिए रक्षा के लिए उसे सेना की आवश्यकता है और कानून तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसे अधिकारियों की मदद की आवश्यकता है। पुरोहित, आमत या मंत्री के कई अन्य अधिकारी राजकाज में उसकी मदद करते थे। राज्य के खर्चों के लिए वह किसानों से उपज का एक हिस्सा लेता था। इस सारी आय को वह केवल अपने पर खर्च नहीं करता था, बल्कि सेना पर वेतन देने में और सड़कों, कुओं तथा नहरों के निर्माण और ब्राह्मणों की सहायता करने जैसे अन्य कामों में खर्च करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी ईसा पूर्व में करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, करों का बड़ा महत्व था क्योंकि उसके बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता था। सही है। कर वसूल करने के लिए राजा अधिकारियों का एक दल नियुक्त करता था। ये भी सही है। किसानों को अपनी उपज का 6वां हिस्सा राजा के लिए देना पड़ता था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। व्याख्या को देखते हैं। उपयुक्त तीनों कथन 1, 2, 3 सही है। धातु कर्मकार राजा के लिए मुफ्त औजार बनाते थे। बढ़ई राजा के लिए मुफ्त में रथ बनाते थे। बुनकर कपड़े की एक निश्चित मात्रा राजा को बिना मूल्य देते थे। शुरू में कर वस्तुओं के रूप में इकट्ठा किया जाता था, अर्थात लोगों द्वारा तैयार की गई चीज़ों के रूप में, और वही चीज़ें वेतन के रूप में अधिकारियों में बांट दी जाती थी। कर धन के अभाव में राजा न तो सेना रख सकता था, न वह काम करवाने के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकता था, न ही सड़कें बनवा सकता था। फिर है, कर वसूल करने वाले अधिकारी गांव-गांव जाकर प्रत्येक किसान के खेतों की पैमाइश करते थे और किसान द्वारा पैदा किए जाने वाले अनाज का हिसाब रखते थे। और जब फसल तैयार हो जाती थी तो कर वसूल करने वाला अधिकारी किसान के पास पहुंचता था और राजा को दिया जाने वाला हिस्सा वसूल कर लेता था। अन्य सभी उद्योग व्यवसाय से भी इसी प्रकार का वसूल किया जाता था।